जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। अब से पब्लिक सेक्टर की तरह ही भारत का प्राइवेट सेक्टर भी बना सकेगा मिसाइल्स। सिविलियन एरियाज को प्रोटेक्ट करने के लिए भारतीय सेना खरीद रही है AK-630 गन्स। भारत ने गिराए पाकिस्तान के 13 एयरक्राफ्ट। क्या भारत रशिया के Su-75 चेकमेट फाइटर प्रोग्राम में करेगा काम? और पाकिस्तान ने फैलाई रशिया द्वारा पाकिस्तान को जेट इंजन सप्लाई करने वाली झूठी खबर। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रक्षा मंत्रालय ने एक बेहद ही महत्वपूर्ण कदम उठाया है, और वो यह है कि अब से भारत के प्राइवेट सेक्टर के लिए मिसाइल्स, आर्टिलरी शेल्स, एम्यूनिशन और ऑर्डिनेंस तो उनके डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग को ओपन कर दिया गया है, ताकि अगर कोई लॉन्ग टर्म कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उस दौरान हमारे पास फायर पावर की कमी ना रहे। और इसी के तहत भारत सरकार ने रेवेन्यू प्रोक्यूरमेंट मैनुअल में कुछ संशोधन किए, जिसके तहत उन सभी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स को रिमूव किया गया है जिसके तहत पहले किसी भी प्राइवेट एंटिटी को बॉम्ब्स या फिर एम्यूनिशन की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए भारत की डिफेंस PSU म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड से NOC लेना पड़ता था। लेकिन अब इस संशोधन के बाद से इस तरह की NOC की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, जिसका मतलब यह है कि प्राइवेट सेक्टर बिना किसी भी NOC के भारत में 105 mm, 130 mm और 150 mm के आर्टिलरी शेल्स, पिनाका रॉकेट्स, 1000 पाउंड्स तक के बॉम्ब्स, मोटार बॉम्ब्स, हैंड ग्रेनेड्स और मीडियम और स्मॉल कैलिबर के एम्यूनिशन को मैन्युफैक्चर कर पाएगा। और हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय रक्षा मंत्रालय ने DRDO को इस बारे में भी लिखा है कि वे भी मिसाइल्स के डेवलपमेंट और इंटीग्रेशन में प्राइवेट सेक्टर को भी शामिल करें। और DRDO के तहत केवल BDL और BEL हैं, जो कि अभी तक मिसाइल्स और सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स जैसे कि आकाश, अस्त्र, कॉन्कर्स, मिलन तो उन सब की एकमात्र मैन्युफैक्चरर है। और बाकी इसी रिपोर्ट के मुताबिक जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने चाइनीज़ मेड लॉन्ग रेंज के एयर टू सरफेस मिसाइल्स, रॉकेट्स तो इनका काफ़ी व्यापक रूप से इस्तेमाल किया था, तो भारत सरकार ने इसी बात का आकलन किया है कि इस तरह के थ्रेट्स को काउंटर करने के लिए जो भारत की प्राइवेट फर्म्स हैं तो उन्हें भी स्ट्रेटेजिक मिसाइल डेवलपमेंट के साथ कन्वेंशनल मिसाइल्स के डेवलपमेंट में भी मूव कराने की रिक्वायरमेंट है। कन्वेंशनल मिसाइल्स जैसे कि ब्रह्मोस, निर्भय, प्रलय, शौर्य और ऐसी अन्य सभी, क्योंकि इस रिपोर्ट में एक्सपर्ट्स के हवाले से कोट किया गया कि फ्यूचर बैटल्स स्टैंड ऑफ वेपन्स और एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लड़े जाएंगे। तो इन्हीं संभावनाओं को देखते हुए भारतीय रक्षा मंत्रालय ने मिसाइल और एम्यूनिशन सेक्टर दोनों ही प्राइवेट प्लेयर्स के लिए भी ओपन किए हैं। और भारतीय रक्षा मंत्रालय के इस कदम को ऑपरेशन सिंदूर से मिले लाइसेंस के डायरेक्ट आउटकम के तौर पर भी देखा जा रहा है। ANI की रिपोर्ट के मुताबिक मिशन सुदर्शन चक्र के हिस्से के तौर पर भारतीय सेना ने भारत की स्टेट ओन्ड फर्म से ही AK-630 30 mm गन्स की 6 यूनिट्स को खरीदने के लिए टेंडर जारी किया है। और ये जो खरीद है तो ये भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मिले सबक के हिस्से के तौर पर है, जिस दौरान पाकिस्तानी आर्मी ने जम्मू कश्मीर और पंजाब में भारत की सिविलियंस और रिलीजियस बिल्डिंग्स पर डायरेक्ट अटैक किया था। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मिशन सुदर्शन चक्र के तहत भारत की योजना है एक ऐसे कॉम्प्रहेंसिव मल्टी लेयर्ड स्वदेशी सिक्योरिटी शील्ड को विकसित करने की, जिसे 2035 तक ऑपरेशनल किया जाएगा। और ये भारत के सभी क्रिटिकल एसेट्स को हर तरह के थ्रेट से सुरक्षित करेगा। और इसका हिस्सा बनेंगे भारतीय सेना की एयर डिफेंस यूनिट्स द्वारा खरीदी जाने वाली ये AK-630 एयर डिफेंस गन सिस्टम, जिन्हें भारत के एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड से ही लिया जाएगा। और ये गन सिस्टम्स ट्रेलर पर माउंट होंगे, जिन्हें हाई मोबिलिटी व्हीकल द्वारा टो किया जाएगा। और ये मुख्य रूप से अनमैन्ड एरियल थ्रेट्स, रॉकेट, आर्टिलरी, मोटार्स तो इस तरह के थ्रेट्स को काउंटर करने के लिए इस्तेमाल होंगे। और ये मुख्य रूप से LOC और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास जो महत्वपूर्ण पॉपुलेशन सेंटर्स हैं, जो रिलीजियस साइट्स हैं, तो उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए तैनात होंगे। बाकी इस गन सिस्टम की फायरिंग रेंज 4 किलोमीटर तक है और ये 3000 राउंड्स पर मिनट के रेट से फायर कर सकती है। इसमें ऑल वेदर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल फायर कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ है। और इसी गन का जो मैरीटाइम वेरिएंट है AK-630M, तो वो भारतीय नौसेना की वॉरशिप्स में भी इस्तेमाल किया जाता है। और जबकि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के दौरान इस AK-630 को ट्रक्स पर माउंट करके इस्तेमाल भी किया गया है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उस अपडेट की जिसका हमें लगता है कि आप में से कई सारे लोगों को बहुत ज़्यादा इंतजार होगा। तो एयरफोर्स डे से पहले एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर में अचीव की गई सफलता के बारे में काफ़ी विस्तार से बताया था, या यूँ कहें एक तरह से ऑपरेशन सिंदूर का रिपोर्ट कार्ड ही पेश किया गया है। तो भारतीय वायुसेना प्रमुख की तरफ से बताया गया कि इस ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान की 4 लोकेशंस पर उनकी रडार्स डिस्ट्रॉय की गई थी, 2 लोकेशंस पर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स तबाह किए गए थे, पाकिस्तान के 2 एयर बेसिस पर रनवे डैमेज किए गए थे, अलग अलग स्टेशंस पर उनके 3 हैंगर्स डिस्ट्रॉय किए गए, एक लोकेशन पर पाकिस्तान का सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम भी तबाह किया गया, पाकिस्तान के मल्टीपल फाइटर जेट्स को भी डिस्ट्रॉय किया गया, जिनमें करीब 4 से 5 अमेरिकन मेड F-16 फाइटर्स ग्राउंड पर डिमोलिश हुए हैं
और करीब 5 हाईटेक फाइटर्स जिनमें F-16 और चाइनीज JF-17 मुख्य रूप से शामिल हैं, तो उन्हें मिड ईयर शॉट डाउन किया गया है। इसके अलावा उन्होंने भारतीय वायुसेना के इतिहास के सबसे लॉन्गेस्ट किल वाले अचीवमेंट को भी दोहराया है, जिसमें पाकिस्तान के क्षेत्र में 300 किलोमीटर अंदर उनकी या तो एवैक्स या फिर सिग्नल इंटेलिजेंस एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय किया गया था। यानी कि ये केवल एक स्ट्राइक नहीं थी, बल्कि एक तरह की स्टेटमेंट थी कि भारत कहीं भी और कभी भी पहुंच सकता है। और इस दौरान जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड मेंशन किया गया है, तो उसी के आधार पर कुछ ऐसे भी संकेत मिले हैं कि जो एयरफोर्स है वो S-400 के और भी यूनिट्स को खरीदने पर विचार कर रही है। हालांकि ये बातचीत कौन सी स्टेज पर है, क्या आगे का स्टेटस है, तो उसके बारे में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया गया। इसके बाद रही बात पाकिस्तान के उन क्लेम्स की जिसमें पाकिस्तान भारत के मल्टीपल एसेट्स को तबाह करने के दावे करता है। तो पाकिस्तान के इस नैरेटिव को मनोहर कहानियां बताते हुए भारतीय वायुसेना प्रमुख का स्पष्ट रूप से कहना था, अगर वो ऐसा सोचते हैं कि उन्होंने हमारे 15 जेट्स गिराए हैं तो उन्हें ऐसा सोचने दो, और मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि उन्हें इस बात का यकीन भी हो जाए, और फिर जब वो दोबारा हमसे लड़ने आएंगे तो हमारी इन्वेंट्री में 15 एयरक्राफ्ट कम एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने हमारे 15 जेट्स गिराए हैं तो अगर उन्हें स्पष्ट रूप से कहा कि हमारा क्या नुकसान हुआ या नहीं हुआ, तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं बताने वाला हूँ। ये मेहनत पाकिस्तान को ही करने दो, जैसे कि हमने करी है पाकिस्तान के लॉसेस का पता लगाने में। लेकिन हाँ, भारतीय वायुसेना प्रमुख ने एक महत्वपूर्ण बात ये भी कही कि पाकिस्तान जितने भी क्लेम कर रहा है, तो क्या उन्होंने एक सिंगल पिक्चर भी शो करी है इन सभी क्लेम्स को साबित करने के लिए, जैसे कि हमने दिखाई थी। और इसीलिए पाकिस्तान का जो नैरेटिव है वो केवल मनोहर कहानियां हैं, और अगर वो उसमें खुश हैं तो उन्हें खुश रहने दो। तो उनका जो नैरेटिव है वो आई थिंक उनके जो वो मनोहर कहानियां हैं। बाकी भारतीय वायुसेना प्रमुख ने पाकिस्तान के लॉसेस को लेकर जो डिटेल्स दी हैं, तो उनमें से अधिकतर डिटेल्स पहले भी आ गई थी, लेकिन जो इस दौरान पाकिस्तान का C-130 एयरक्राफ्ट भी डिस्ट्रॉय हुआ है, तो आप कह सकते हैं कि ये एक तरह से ऑफिशियल लेवल पर पहला कन्फर्मेशन है। बाकी भारतीय वायुसेना के भविष्य की योजनाओं के बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं, जैसे कि जो हमारा 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम है M का, जो कि 2035 तक भारतीय वायुसेना की सर्विस में इंडक्ट होगा। लेकिन इस बीच जो 10 वर्षों का गैप है, तो उसको फुलफिल करने के लिए भारतीय वायुसेना अलग अलग ऑप्शंस को भी देख रही है, जिसमें Su-57 जैसे ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर करना शामिल है। बाकी जैसा कि अभी कुछ ही समय पहले एलोन मस्क ने क्लेम किया था कि वॉरफेयर का जो भविष्य है वो मैन्ड एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि ड्रोन्स हैं, तो इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय वायुसेना प्रमुख से यही प्रश्न पूछा गया था। तो इसके उत्तर में भारतीय वायुसेना प्रमुख का स्पष्ट रूप से कहना था कि पूरी दुनिया भर में जितने भी प्रमुख 6th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम्स चल रहे हैं, तो वो सभी मैन्ड प्रोग्राम है। बाकी एलोन मस्क इस तरह की बातें कर सकते हैं क्योंकि वो एक बिजनेस रन कर रहे हैं, लेकिन जब बात आती है वॉर फाइटिंग की, तो मुझे नहीं लगता कि मेरी जो अगली पीढ़ी है वो इस तरह की चीज़ें अभी देखेगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो मैन्ड मिशंस हैं उनकी इंपॉर्टेंस इतनी जल्दी फेड होने वाली नहीं है और फाइटर्स का रेलिवेंस बना रहेगा। वो बात अलग है कि हमें मैन्ड सिस्टम्स और अनमैन्ड सिस्टम्स, तो इनके कोलैबोरेशन देखने को जरूर मिलेगा। बाकी एयरफोर्स से वो कहना था कि कुछ सर्टेन एरियाज़ में हमें अनमैन्ड सिस्टम्स में काम करना होगा जहाँ पे हम ह्यूमन लाइफ को रिस्क में नहीं डाल सकते, और इस दिशा में कार्य भी जारी है। तो जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने अपनी भुज विजिट के दौरान पाकिस्तान को उसके किसी भी मिस एडवेंचर के लिए वार्न किया था, फिर उसके बाद एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी भारतीय वायुसेना प्रमुख ने उन रिपोर्ट्स पर बात करी थी जिनके मुताबिक पाकिस्तान में जो सुमरों के संगठन हैं जैसे कि लश्कर, हिजबुल, जैश, तो ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद से अब अपने हाइडआउट्स को बदल रहे हैं और अपनी लोकेशंस को शिफ्ट कर रहे हैं। तो इस पर भारतीय वायुसेना प्रमुख का स्पष्ट रूप से कहना था कि ये बहुत ही ऑब्वियस है कि एक्सपेक्टेड था। हमने कुछ ऐसी रिपोर्ट्स देखी हैं कि आतंकी अपनी हाइडआउट्स को चेंज कर रहे हैं और संभावित रूप से वो बड़े स्ट्रक्चर्स के बजाय छोटे स्ट्रक्चर्स को बनाएंगे। लेकिन भारतीय वायुसेना प्रमुख ने यह भी कहा कि अगर इंटेलिजेंस उपलब्ध है तो हम भी बेहद ही जबरदस्त सटीकता के साथ किसी भी तरह के हाइडआउट में डीपली स्ट्राइक करने की क्षमता रखते हैं। तो इसलिए हमारे जो ऑप्शंस है वो नहीं बदलें, हमारे ऑप्शंस सेम रहेंगे। कहने का तात्पर्य यह है, जैसे कि हमने पहले भी कहा था, कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने वो कैपेबिलिटी दिखाई है कि जितने भी ये सुमरों के संगठन वहाँ पर रह रहे हैं, अगर वो आसिम मुनीर की गोद में जाकर बैठ जाएं, तो अगर भारत को उन्हें टारगेट करना होगा तो वहाँ पर ही भारत उन्हें टारगेट कर देगा। बाकी भारतीय रक्षा मंत्री, फिर भारतीय वायुसेना प्रमुख और अब भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की तरफ से भी महत्वपूर्ण स्टेटमेंट सामने आई, जिस पर उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर 1.0 में हमने संयम बरता था, अगर पाकिस्तान सुधरता नहीं है, आतंकवाद का समर्थन देना जारी रखता है, तो अब की बार हम पहले जैसा संयम नहीं बरतेंगे और पहले से भी ज़्यादा ऑफेंसिव एक्शंस होंगे। और अगर पाकिस्तान को इस भूगोल में अपनी जगह बनाए रखनी है तो उसको इन आतंकियों का समर्थन करना छोड़ना होगा। इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा, और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। तो आप अपनी पूरी तैयारी करके रखिए। परवरदिगार चाहेंगे, भगवान चाहेंगे, वाहिगुरु चाहेंगे तो बहुत जल्दी ही आपको मौका मिलेगा। उसके लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद।
तो सीधा सा कहने का मतलब ये है कि अगर पाकिस्तान नहीं सुधरता है और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियाँ जारी रखता है तो भारत के फोर्सेस पाकिस्तान को दुनिया के मैप से मिटाने की क्षमता रखती है। और ये पहली बार है जब भारतीय सेना के किसी प्रमुख की तरफ से इस तरह की स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देखने को मिली है। हालांकि वो बात अलग है कि हमारे देश में कुछ लोग हैं जिन्हें भारतीय सेना प्रमुख की इस स्टेटमेंट से आपत्ति हो रही है और वो ये कह रहे हैं कि इस तरह की लैंग्वेज आर्मी चीफ को इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, ये पॉलिटिकल लीडर्स की लैंग्वेज है। लेकिन इनसे ज़्यादा आपत्ति तो हमारे देश में जो पड़ोसी हैं उनको भी हो रही है। तो भारत के मिलिट्री लीडर्स और पॉलिटिकल लीडर की स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट के बाद पाकिस्तान की भी मिलिट्री लीडरशिप और पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से रिस्पॉन्स आया है। और कमाल की बात तो ये है कि पाकिस्तान की आर्मी का जो ऑफिशियल रिस्पॉन्स है तो उसको भी लिखने के लिए इन्होंने ChatGPT की मदद ली है, जिसमें उन्होंने यही कहा है कि अगर भारत ऐसा करेगा तो हम भी सक्षम हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे और भारत को भी सामान्य तरह का नुकसान उठाना पड़ेगा। और पाकिस्तान ये कह रहा है कि अगर भारत हमको वर्ल्ड मैप से मिटाने की कोशिश करेगा तो हम भी भारत को वर्ल्ड मैप से मिटा देंगे। और वैसे स्पष्ट कर दे कि भारत का ये कहना है कि हम पाकिस्तान को वर्ल्ड मैप से मिटा देंगे, वो किस कॉन्टेक्स्ट में आप सभी को पता है। लेकिन पाकिस्तान का ये कहना है कि वो भारत को वर्ल्ड मैप से मिटा देगा, तो वो पाकिस्तान एक ही तरह से कर सकता है कि उनके ऑफिस में जो वर्ल्ड मैप बना होगा तो उसमें जो भारत का हिस्सा है उसे थोड़ा सा क्रॉप करके हटा दे और केवल इसी तरीके से पाकिस्तान भारत को वर्ल्ड मैप से हटा सकता है। और बाकी पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की भी लगभग सामान्य तरह की स्टेटमेंट है, तो उसको डिटेल में डिस्कस करके समय बर्बाद क्यों करना। हम बस ये कहेंगे PKMK फॉरएवर था, है और हमेशा रहेगा। तो पहले मीडिया में ऐसी रिपोर्ट्स आई जिनमें क्लेम किया गया कि रशिया पाकिस्तान के जंग फाइटर 17 ब्लॉक 3 फाइटर जेट्स में इस्तेमाल करने के लिए पाकिस्तान को RD-93MA जेट इंजन्स सप्लाई करेगा। और इस न्यूज़ का जो सबसे पहला सोर्स है वो पाकिस्तान की मीडिया ही है और उसमें भी ये क्लेम किस बेसिस पर किया गया तो उसका कुछ भी क्लैरिफिकेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। और जिस मीडिया आउटलेट ने ये न्यूज़ सबसे पहले डाली थी तो वो इस बात की पूरी कोशिश करते हैं कि अपने आप को एक अनबाइस्ड फॉरेन मीडिया की तरह दिखा सकें, पर ऐसा होता नहीं। अगर आप उनके बाकी के पोस्ट देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इनकी हरकतें हमारे निकम्मे पड़ोसियों से ही काफ़ी मिलती हैं। तो इसी लो प्रोफाइल मीडिया आउटलेट की इस मनगढ़ंत कहानी को अन्य मीडिया आउटलेट ने कोट करते हुए रिपोर्ट्स पब्लिश करना शुरू किया कि जो रशिया है वो पाकिस्तान को RD-93MA जेट इंजन सप्लाई करने की योजना बना रहा है, रशिया ने भारत को धोखा दे दिया वगैरह वगैरह। लेकिन वियॉन ने अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में रशियन सोर्सेज के हवाले से इस फर्जी क्लेम को एक्सपोज कर दिया है और ये स्पष्ट किया गया है कि ये सारे फर्जी क्लेम हैं। रशिया की पाकिस्तान के साथ इस तरह का कोई भी डिफेंस कॉपरेशन की योजना नहीं है और रशिया का पाकिस्तान के साथ इस तरह का कॉपरेशन लेवल है ही नहीं जो कि भारत को अनकंफर्टेबल महसूस कराए। बाकी जैसे कि रशियन राष्ट्रपति दिसंबर में भारत की विजिट पर रहेंगे तो उनकी इस विजिट से पहले इस तरह की फर्जी न्यूज़ को पब्लिश करके भारत और रशिया के कॉपरेशन को कॉम्प्रोमाइज़ करने का प्रयास किया जा रहा है और सीधे तौर पर कहा जाए तो कुछ और नहीं बल्कि इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर का ही हिस्सा है। बाकी स्पष्ट कर दे कि पाकिस्तान का जो JF-17 है उसमें रशिया का RD-93MA जेट इंजन पहले से इस्तेमाल होते आ रहा है और इसमें कोई सरप्राइज़ होने वाली बात है नहीं। लेकिन इस न्यूज़ को जिस तरह से मीडिया में हाईलाइट किया जा रहा है अभी हाल ही में, तो वो वैसा है नहीं। एक्चुअल में ये जो इंजन से रशिया ने चीन को दिए थे, जिन्हें चाइना ने अपने FC-1 फाइटर प्रोग्राम में इस्तेमाल करने के लिए लिया था, वही प्रोग्राम जिसे आप JF-17 के नाम से जानते हैं। और फिर JF-17 इंजन्स को इंटीग्रेट करके चीन ने ये फाइटर्स पाकिस्तान को बेचे और चीन के लिए JF-17 के लिए इन जेट इंजन्स की जो सप्लाई है वो 2007 वाले कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है। तो एक तरह से देखा जाए तो रशिया को नई डील नहीं कर रहा है बल्कि पुराने ऑब्लिगेशंस को ही पूरा कर रहा है। बाकी चाइना ने कोशिश तो करी थी कि JF-17 का जो ब्लॉक 3 है उसमें रशियन इंजन को रिप्लेस करके चाइना के अपने खुद के WS-13 इंजन को इस्तेमाल किया जाए, लेकिन चाइना के जेट इंजन्स चाइना के अन्य टेक्नोलॉजीज़ की तरह ही हैं चाइनीज़, वो अभी तक रिलायबल साबित नहीं हुए, जिस वजह से चीन को मजबूरी में रशियन इंजन से इसमें इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं। और आपको बता दें कि पाकिस्तान के साथ इंजन्स के मामले में रशिया की कोई भी डायरेक्ट सेल्स रिलेशनशिप नहीं है। और बाकी पाकिस्तान के दावों की हम क्या ही बात करें, पाकिस्तान तो S-400 सिस्टम्स तक को लेने के दावे कर चुका है। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है जिसमें रशियन न्यूज एजेंसी TASS की रिपोर्ट के मुताबिक HL के रिप्रेजेंटेटिव्स ने TASS के क्वेश्चन के रिस्पॉन्स में कहा है कि वे रशिया के साथ काम करने के लिए काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। इतने वर्षों में MiG-21 Su-30M की आई तो इस तरह के फाइटर्स के जॉइंट प्रोडक्शन में रशिया के साथ हमारे काफ़ी अच्छे रिलेशंस डेवलप हुए हैं और जो HL है वो रशिया के साथ नए वॉर प्लेन मॉडल्स पर भी काम करने के लिए तैयार है। और उनका ये भी कहना था कि हम काफ़ी सक्रिय रूप से रशियंस के साथ एक्सपीरियंस को एक्सचेंज करते हैं और रशियन एक्सपर्ट्स ने भी हमारी काफ़ी मदद करी है। और इसी रिपोर्ट के बाद से अब एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत को Su-57 के बजाय रशिया के Su-75 चेकमेट फाइटर पर एक साथ काम करने वाले प्रस्ताव को देखना चाहिए। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि आज 5 अक्टूबर से भारत और UK की नेवीज़ ने बाईलेटरल नेवल एक्सरसाइज कॉन्कॉर्ड 2025 की शुरुआत करी है, जो कि 12 अक्टूबर तक जारी रहेगी। और इस एक्सरसाइज में दोनों देशों के कैरियर बैटल ग्रुप्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें भारत का एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत
सरफेस, सब सरफेस और एयर कॉम्पिटेंट्स के साथ पार्टिसिपेट कर रहा है, जबकि यूके रॉयल नेवी का कैरियर स्ट्राइक ग्रुप HMS प्रिंस ऑफ वेल्स नॉर्वे और जापान के एसेट्स के साथ इसे पार्टिसिपेट कर रहा है। इसके अलावा भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह 9 और 10 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के 2 दिन के ऑफिशियल विजिट पर रहेंगे, और जबकि 13 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक भारत और ऑस्ट्रेलिया की मिलिट्रीज भी अपनी बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज ऑस्ट्रो हिंद 2025 को आयोजित करेंगी, और इस बार इस एक्सरसाइज का जो एडिशन है वो ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2022 में चीता हेलीकॉप्टर के क्रैश में लेफ्टिनेंट कर्नल सौरभ यादव ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 1998 में ऑपरेशन मेघदूत के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए कैप्टन शशिकांत शर्मा वीर गति को प्राप्त हुए थे, और इन्हें मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया गया। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि ऑपरेशन मेघदूत क्यों लॉन्च किया गया था। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।